Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook and welcome to this session where we are discussing 200 most important MCQs from the ESI static component which is relevant for both RBI grade B as well as NABARD grade A examination. And this is going to be the part second. Part first we have already discussed, so this is going to be a part 2, and also we have discussed 10 most important MCQs in part first, and now 10 more important MCQs shall be discussed in this session. So basically plan क्या है यहाँ पर, we will be providing you 20 sessions और हर सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो टोटल इट विल बी 200 एमसीक्यूज। बट यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्कशन होगा रियलिस्टिक एग्जांपल्स की हेल्प से, ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग हो सके, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। एंड आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशंस जो फोबिया है आपके अंदर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स वो दूर हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा इकोनॉमिक्स से। इस लेवल पर हम चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन सेशंस का कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं हर सेशन में, उसके बाद एक अचीवर्स क्वेश्चन होता है जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको बताना होता है और हम नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर डिस्कस करते हैं। और जो लोग कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर देते हैं हम उनका नेम भी रिफ्लेक्ट करते हैं कमिंग सेशन में, जो कि हम इस सेशन में भी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी बॉडीज का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है विच यू हैव टू ज्वाइन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग दिस ग्रुप? सो यू विल बी गेटिंग डेली पीडीएफ ऑफ ऑल यूट्यूब सेशंस, देन देयर इज अ डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग सेशन इज आल्सो देयर, देन डायरेक्ट इंटरेक्शन विद फैकल्टीज यू कैन हैव, देन यू कैन हैव क्विज, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ पोल्स। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसको जल्दी ज्वाइन करिए। हेयर इज द स्कैनर, इसको स्कैन करिए और हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा एंड यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेशंस गोइंग ऑन यूट्यूब। चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चंस फॉर अचीवर जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में वी हैव डिस्कशन ऑल्सो कि हम यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन वो भी किया था, और मिक्स्ड इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं जाएगी। राइट आंसर इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट, हमने डिस्कस किया था पिछले वाले सेशन में कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर जो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं बेसिकली जो प्रोसेस को, जो रिसोर्सेस को, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाता है वो लिया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। बट इफ आई टॉक अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो वहां पे बेसिकली डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिस क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। बट यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या बेसिस होता है? वेलफेयर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ही यहाँ पर डिसीजन लेती है किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए और किस चीज का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कोई भी गुड्स हो गए, ठीक है, कोई भी सर्विसेज हो गई, भले ही वो प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन अगर वो वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर वो गवर्नमेंट उसको प्रोड्यूस करेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट इज दिस वन। और इसको सही आंसर किस किस लोगों ने दिया है? सो हियर यू कैन सी निरंजन जैन ने यहाँ पे सही आंसर मार्क किया था। उसके बाद यहाँ पे अनिवेंदन है, यहाँ पे इन्होंने भी किया हुआ था। देन संगम सिंह है, इन्होंने भी यहाँ पर सही मार्क किया था। एंड ऑल्सो प्रियंका पाल है जिन्होंने यहाँ पे सही आंसर दिया था। तो हमारा यही सिस्टम है, लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका सही आंसर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और साथ में जिन्होंने सही आंसर दिया है उनके नेम हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेशन। इफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन इट शैल बी विच ऑफ द फॉलोइंग? Your options are gross national product, net national product, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्या कंसेप्ट होता है यहाँ पर? सपोज आपने एक कार परचेज की ऑल्टो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑल्टो परचेज की है जिसकी वैल्यू 8 लाख है, मुझे नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या है बट वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि आपने एक ब्रांड न्यू ऑल्टो परचेज की है शोरूम से जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपीज। ठीक है, आपने इसको यूज किया, लेकिन 2 साल बाद आपने सोचा कि मुझे दूसरी कार लेनी है, तो मुझे ये कार बेचनी है। अब आप जब 2 साल बाद ये कार बेचने जाएंगे तो आपको क्या लगता है आप कितने में बेच पाएंगे? क्या आप उसको 8 लैक्स में बेच पाएंगे? द आंसर इज नो, उसको आप 8 लैक्स में नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है ड्यू टू इट्स यूसेज। लगातार 2 साल से आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है
कम हो गई है, जिसको हम अगर प्रॉपर शब्द में बोले तो वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कि यहाँ पे जो असेट होते हैं, एक्सेप्ट द लैंड, एक्सेप्ट द गोल्ड, ठीक है, उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है या कम होती चली जाती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहां पे कहा यह जा रहा है कि इफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज जीडीपी, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। फ्रेंड्स, सारे सेशंस देखिएगा, क्योंकि सारे सेशंस आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, कोरिलेटेड होंगे। अगर आप कोई भी सेशन मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप मिस कर चुके होंगे। तो प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच ऑल दी सेशंस, ठीक है, उसमें ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जीडीपी वाला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने समझा था, लेकिन अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। दैट इज वाई यू हैव टू वॉच ऑल दी सेशंस, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूं। जीडीपी क्या होता है, सपोज एक कंट्री हो गई इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की बॉर्डर हो गई। अब इस कंट्री की जो इकोनॉमिक बॉर्डर्स हैं, वहां पर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, दैट शैल बी द जीडीपी। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक सिर्फ पार्ले जी हो रही है गुड्स में, और सर्विसेज में सिर्फ बैंकिंग हो रही है, ठीक है। ये एग्जांपल हमने पिछले बार भी लिया था। सपोज करिए कि इंडिया में सिर्फ पार्ले जी बनाया जा रहा है और सर्विसेज के नाम पे सिर्फ बैंकिंग सर्विस है। तो अगर पार्ले जी की वैल्यू है यहाँ पे 200 रुपीज, और बैंकिंग की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपीज, तो यहाँ पे जीडीपी कितना हो जाएगा, 400 रुपीज, ठीक है। तो जो भी बॉर्डर्स है किसी भी इकोनॉमी की, उसके अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, उसको जब हम क्लब करेंगे, सो दैट विल बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, right? I hope you are getting it. So if depreciation is subtracted from the gross domestic product, then it shall be which of the following? तो यहां पे द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए, अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू की, ठीक है, तो क्या रिवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट? नहीं, रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू होती है आपकी सेल्स, टोटल सेल्स जो आपकी होती है, ठीक है। सेल से जो भी आपको कंसिडरेशन मिलता है, जो आपको पैसे मिलते हैं, वो रेवेन्यू होता है। उसमें से जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ को सैलरी देना है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, उनके एक्सपेंसेस हैं। तो जब आप अपने रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, सो वो आपका आता है नेट अमाउंट विच कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस में क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर हमें नेट की ओर जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू माइनस तो करनी पड़ेगी, राइट? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल्टो की तो 8 लाख की कीमत ले ली थी, बट यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन वाला जो फैक्टर है उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, सो वी विल बी गेटिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट शैल रिमेन सेम, ये सेम रहेगा, बस ग्रॉस और नेट में चेंज होगा। तो जब भी ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाया जाएगा, सो वहां पे नेट वाला फिगर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच यू कैन रीड, वही चीज लिखी हुई जो हमने अभी समझा है यहाँ पर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, अ कमोडिटी दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई करंट वांट्स और नीड्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राइमरी गुड, फाइनल गुड, बेसिक गुड, हैवी गुड और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे जो भी गुड्स होते हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गुड्स होता क्या है, बेसिकली गुड्स आप जो भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने ये मार्कर खरीद लिया, ठीक है, ये स्लाइडर आपने परचेस कर लिया, आपने ये माइक परचेस कर लिया, आपने टी शर्ट परचेस की, आपने पार्ले जी परचेस की, आपने कार यूज कर लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने सोफा ले लिया, ये सारे के सारे गुड्स हैं, ठीक है। तो इन गुड्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो यहां पे ऐसा गुड जिसको फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, जिसको फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है बाय द कंज्यूमर, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड, क्योंकि अब वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। उसके बाद फर्दर स्कोप नहीं इसको फर्दर प्रोसेस करने का। लेकिन होता क्या है कि एक गुड कई बार दो कैटेगरीज में भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आटा, आटा आप सभी जानते हैं, ठीक है, फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं जो अपने प्रोसेस के बीच में है, और फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आप आटा को जिससे हम रोटी बनाते हैं, चपातीज बनाते हैं, अगर आप उससे घर में यूज कर रहे हैं, सो दैट विल बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि अब वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, उसको आप घर पे आपने बना लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। बट इफ सेम फ्लोर इज यूज्ड इन द बेकरी to produce breads, then in that case that shall be the intermediate good,
आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे द थिंग इज कि इफ इट इज कंज्यूम्ड फाइनली बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई इट वांट्स और नीड्स, देन इन दैट केस इट शैल बी द फाइनल गुड्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। सारी चीजें हम समझेंगे, बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। So here is, you can read here, final goods are referred to as those goods that do not require further processing. इनकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, इसको बस अब कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि इनको फर्दर प्रोसेस करके हम कुछ और गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, आटे को कन्वर्ट करके हम यहाँ पे ब्रेड्स बना रहे थे, बट यहाँ पे अगर वो चीज फाइनली कंज्यूम हो रही है, सो दैट विल बी द फाइनल गुड्स। उसके नाम से पता चल रहा है फाइनल गुड्स, ठीक है। Here you can read the explanation. Now, question number third is, which of the following statements about macroeconomics is not correct? First of all, I told you earlier also you have to read the question very carefully, because sometimes we ignore these kind of words, not, बट हम उसको अफर्मेटिव क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसको हम गलत मार्क करके आते हैं, जबकि क्वेश्चन एक नेगेटिव साइड पर होता है। सो दिस इज सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स हैज टू ब्रांचेस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने इनके बारे में नहीं भी पढ़ा है तो आप इनके वर्ड से समझ सकते हैं। इन वर्ड का जो मीनिंग है एग्जैक्टली वही ब्रांचेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रो वर्ड, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइन्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट मैक्रो, तो उसका क्या मतलब होता है, बड़े लेवल पर, राइट। सेम इज द केस विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, उसकी इनकम क्या है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, कोई भी चीज अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी सप्लाई कितनी कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर किसी पर्सन की, या किसी एक पर्टिकुलर फर्म की, या फैक्ट्री की, या ऑर्गेनाइजेशन की, सो दैट इज माइक्रो। इफ आई टॉक अबाउट कि एज अ होल पूरे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि हम उसको बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन हियर, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में नहीं आता है। इट स्टडीज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, सेम चीज है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। इट इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एग्रीगेट आउटपुट की बात होती है। एग्रीगेट आउटपुट मतलब पूरे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का, तो उसको एग्रीगेट कर देंगे, सो दैट इज एग्रीगेट आउटपुट। तो यहाँ पे बात होती है एग्रीगेट आउटपुट की, यहाँ पे बात होती है जनरल प्राइस लेवल की पूरे इकोनॉमी में। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर its focus is on maximization of social welfare. If I talk about the microeconomics, उसका जो फोकस होता है वो होता है इंडिविजुअल वेलफेयर पर, किसी फर्म के वेलफेयर पर, किसी के पर्सन के वेलफेयर पर, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इन दैट केस इट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज, इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप, दैट इज अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। बहुत वाइड स्कोप होता है, हमने डिस्कस किया कि माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, मैक्रो का जो स्कोप होता है काफी वाइड होता है, और जो माइक्रो का होता है काफी नैरो होता है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, बट द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट करेक्ट। तो दे ऑल आर करेक्ट, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको साथ साथ में मार्क भी करते चलना है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द सेशन सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई चीज नहीं भी आ रही तब भी आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे जितनी ज्यादा गलतियां आप इन सेशंस में करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका मेन एग्जाम में रहेगा। यहाँ पे डरिए मत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, यहाँ पे ये मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत होने दीजिए। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए ये सेशंस रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे खूब गलतियां करिए, जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हैं इन्हीं सेशंस में करिए। एक्चुअल एग्जाम में आपका स्कोप कम रहेगा, एक्चुअल एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, यू आर नॉट सपोज टू कमिट अ मिस्टेक इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई वी आर कंडक्टिंग दीस सेशंस सो दैट यू कैन कमिट एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन दीस सेशंस इटसेल्फ, ठीक है। So moving on to question number fourth, gross domestic product estimated by expenditure method does not include the value of। अब यहाँ पे हमने जीडीपी, आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था और अभी ब्रीफ में हमने इस सेशन में भी देख लिया। इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। सो यहाँ पे जीडीपी जो एस्टिमेट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, उनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी। अब करते कैसे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं इकोनॉमी में उनको हम क्लब कर देते हैं। सो वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है। अब कोई भी चीज अगर एक्सपेंडिचर है तो किसी के लिए इनकम है वो,
जैसे सपोज अगर मैं पार्ले जी, यहाँ पे पार्ले जी की फैक्ट्री मैंने स्टार्ट की है, तो जो लोग मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं मैं उनको वेजेस दूंगा, सैलरी दूंगा, तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर है लेकिन उनके लिए वो इनकम है। इसीलिए हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें जीडीपी सेम आएगी। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे मैं सारे एक्सपेंडिचर कंसीडर करूंगा, अगर मैं इनकम मेथड से करूंगा तो मैं सारे इनकम कंसीडर करूंगा। तो अगर एक साइड से एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सामने साइड से वो चीज इनकम हो रही है, तो अल्टीमेटली फिगर बराबर ही आना है, राइट? ठीक है। सो यहां पे जीडीपी अंडर एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। नंबर फर्स्ट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज जो भी चीज, जो भी एक्सपेंडिचर आप कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन कर रहा है पार्ले जी खाने का, यू नो आई लव पार्ले जी, और आप में से भी काफी लोग पसंद करते होंगे, राइट? तो यहां पे इफ यू वांट टू हैव पार्ले जी, इफ यू वांट टू कंज्यूम पार्ले जी, देन आप क्या होगा, आप जाएंगे शॉप में, उसको 10 रुपए पे करेंगे, वो आपको पार्ले जी दे देगा। सो दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल पे समझेंगे रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ। तो आपने कोई चीज कंज्यूम करनी चाहिए, आपने उसके लिए पे कर दिया, सो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम अप्लाइज विद ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं। आप चाहे बाइक लेना चाहते हैं, चाहे आप कार लेना चाहते हैं, सर्विसेज में जाए तो आप चाहे रेलवे की फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहे किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये सारी सर्विसेज ही हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कंज्यूम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक अमाउंट पे करेंगे विच इज एक्सपेंडिचर, सो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी की बात करें तो रतन टाटा जी क्या करना चाह रहे हैं? रतन टाटा जी टाटा मोटर्स की एक जो ब्रांच है, एक फैक्ट्री और स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो उसके लिए वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, लैंड परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, तो वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है वो इन्वेस्टमेंट लेकिन पैसे जा रहे हैं इसलिए वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो चीज आपने कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपके लिए रोड्स बनवा रही है, गवर्नमेंट आपके लिए हॉस्पिटल्स बनवा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा रही है, तो ये गवर्नमेंट के साइड से एक्सपेंडिचर है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यहां पे इसका क्या मतलब है? एक्सपोर्ट हमने प्लस क्यों किया और हमने इंपोर्ट क्यों माइनस किया यहां पर? सो यहां पर प्लस और माइनस हमने क्यों किया यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? बेसिकली एक्सपोर्ट हमने इसलिए यहाँ पे प्लस किया बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें उसे हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जीडीपी में हम क्या चीजें कंसीडर करते हैं? जीडीपी में हम कंसीडर करते हैं जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हम अपने इकोनॉमिक बॉर्डर्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका मतलब हम यहाँ पे वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्लस किया हुआ है। लेकिन हमने इंपोर्ट को माइनस किया क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। चीजों को समझते चलना है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है आपको, सब चीजें आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट आइटम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं। जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वो चीज प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम इसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखा किस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, किस तरीके से हमने उसको कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लॉजिक लगाते चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है, याद कुछ भी नहीं रखना है। सो यहाँ पे डी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओनली, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं होता है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच यू कैन रेफर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो आप रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। नेशनल इनकम हर जगह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी, जब आप स्पेशली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप नेशनल इनकम कई बार पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेशनल इनकम? योर ऑप्शंस आर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइजेस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड is gross national product at market prices minus depreciation. Then gross national product at market prices minus net factor income from abroad and none of the above. ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन। आई टेल यू व्हाई। सो यहां पे जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एमपी। ठीक है, एनएनपी एमपी जिसको हम बोलते हैं दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे सारे जीएनपी वाले ऑप्शन हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जीएनपी
एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप नेट पर पहुंच जाएंगे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने समझा था। तो यहाँ पे जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये सारी चीजें सेम रहने वाली है, हमने डिस्कस किया था, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस जब भी आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस विल बिकम नेट। तो एनएनपी एमपी हो जाएगा। यहाँ पे एमपी इज द मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट, वो हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में। इसीलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू वॉच ऑल दी सेशंस। सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई सेशन मिस कर दे और आपको बाद के कुछ कंसेप्ट समझ में ना आए। सारे सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाए, जो फोबिया है वो आपके मन से निकल जाए। इसीलिए आपको सारे लेक्चर देखने हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार पिछला सेशन रेफर करिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रेफर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि हर सेशन में हर टॉपिक बार बार उसको रिपीट करके समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ही प्रीसियस टाइम है आपका, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सारे सेशन देख लीजिए, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, लेकिन बाद में आपको वापस से कोई चीज गो थ्रू नहीं करनी पड़ेगी अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो दिस इज दैट इज वाई यहाँ पे जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे सो दैट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस ऑलरेडी है। और अगर ये एट फैक्टर कॉस्ट होता, अगर ये जीएनपी एफसी होता तो फैक्टर कॉस्ट को भी हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता। वो कैसे करना है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, माइनस सब्सिडीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट प्राइस हम पे करते हैं, पार्ले जी खरीदने के लिए जो आप मार्केट प्राइस पे करते हो, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं, सब्सिडीज माइनस रहती हैं। फैक्टर कॉस्ट के बाद बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई चीज परचेस करने आते हैं, सपोज पार्ले जी का एग्जांपल हो गया, पार्ले जी 10 रुपए का एक पैकेट आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू है कितनी, सपोज 7 रुपीज है। तो आपको 7 रुपीज में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि 7 रुपीज तो फैक्टर कॉस्ट है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, जो लोग, जो फैक्टर्स उस चीज को, पार्ले जी को बनाने में लगे हुए थे, उनका जब पेमेंट किया गया था, तो दे आर फैक्टर कॉस्ट। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनको क्या करते हैं, इनको हम काम, इनको जब भी हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट करते हैं, विच इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। वो फैक्टर कॉस्ट एक पैकेट में 7 रुपीज है, लेकिन उसके बाद आपको 7 रुपीज में नहीं मिल रही वो चीज। क्यों? आपको 10 रुपीज में क्यों मिल रही? क्योंकि इसमें फिर टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं। आपको पता है ना, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं, आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, तो उसमें टैक्स होता है। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट में हम फिर टैक्स ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हम सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। सब्सिडीज हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि सब्सिडी बेसिकली यहां पे, सब्सिडीज अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो सरकार ने ओनर को दिया और ओनर उसको पास ऑन कर देगा, अल्टीमेटली वो वैल्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए सब्सिडीज माइनस होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं, और इसके बाद, इस कैलकुलेशन के बाद मार्केट प्राइस निकल आता है। बट अभी जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि अगर यहाँ पे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट होता तो उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते, बट ऑप्शन में अभी मार्केट प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमें बस डेप्रिसिएशन माइनस करना है और दैट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, जिनको भी ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक बार प्रीवियस वाला जो हमारा सेशन था उसको देखिए, डेफिनेटली आपको सारा कुछ समझ में आएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये सारा कुछ डिस्कशन यही लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, इस प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। योर ऑप्शंस आर सीजनल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, fluctuations in the business cycle, technological advancement and changes in the economy, voluntary decisions by workers to leave their jobs, and none of the above. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इनमें से, अनएम्प्लॉयमेंट इनमें से किस चीजों की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, यहां पर इकोनॉमी में स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। सपोज यहां पे क्या हुआ, जब कंप्यूटर नहीं था पहले, ठीक है, जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी, ठीक है, उसको हैंडल करने वाले लोगों की जरूरत पड़ी, लेकिन स्किल उस लेवल पर नहीं थी। पहले लोग कंप्यूटर यूज नहीं करते थे। आज भी जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको लैपटॉप यूज करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। बट सपोज अगर उनके टाइम में लैपटॉप होता या कंप्यूटर होता और उसकी रिक्वायरमेंट होती, जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं आती है, सो दैट विल बी द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि स्ट्रक्चर के चलते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते
यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो चाहता नहीं है, लेकिन वो स्किल उसके अंदर नहीं है, स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है जिसकी वजह से स्किल्स नहीं है लोगों के अंदर, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार रह रहे हैं, सो दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी। याद कुछ भी नहीं करना है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, आपको सारी चीजें बस समझते हुए चलना है। यहाँ पर टर्म को समझिए, स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, दैट इज व्हेन अ वर्कर इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, सपोज आपने बोला कि मैं यहाँ पे 30th को रिजाइन करूंगा, अब वहां पे सामने वाले ने क्या बोला आपसे कि आप यहाँ पे 15th से ज्वाइन करिए, फर्स्ट से मत ज्वाइन करिए। तो जो 15 डेज का गैप आया 30th और 15th के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे 14 या 15 डेज का जो गैप आया, वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होगा? दैट विल बी द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं ना, जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो जब यहाँ पे आप एक जॉब से दूसरे जॉब में चेंज कर रहे हैं और सपोज बीच में कुछ ऐसा पीरियड है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब आप अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि आपको वहां पे ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले है, यहाँ पे आपने रिजाइन कर दिया है, यहाँ पे आपका टेन्योर खत्म हो गया, तो जो बीच में 3 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते जो भी गैप है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही समझते हुए चलना है, कोई डाउट नहीं होगा, और साथ साथ में पार्टिसिपेट करते हुए भी चलना है। आपको चैट बॉक्स में यहाँ पे सारे आंसर्स लिखते हुए चलने हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अल्टीमेटली इन सेशंस का पर्पस यही है कि कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच यू कैन रीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इट अकर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल। कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा, कभी यहाँ पे बूम फेज आता है, फिर डिप्रेशन फेज आता है, फिर इस तरीके से फेजेस होते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, फिर सडनली डाउनफॉल आता है। तो उसकी बात हो रही है, इट अकर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और रिसेशंस। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस रिसेशन के टाइम पर, लीडिंग टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड consequently a reduction in the need for workers. Conversely, during economic expansions, demand increases, leading to higher employment level. Which of the following unemployment it is? ठीक है, जो भी यहाँ पे जो बेसिकली फेजेस आते हैं उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक साइकिल आता है, एक साइकिल आता है, पहले ऊपर जाने का, फिर डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर जाने का, फिर डाउनफॉल आता है। तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि जब यहाँ पे पीक पर गया तब यहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ी, फिर जब यहाँ पे डाउनफॉल हुआ तो लोगों को यहाँ पे फायरिंग होना चालू हो गई। ठीक है, ले ऑफ्स होना चालू हो गए। सो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल, जो भी बिजनेस साइकिल चल रहा है उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ याद नहीं रख रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 जो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। इनमें से किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होता है? ऑप्शन आर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक फार्म लैंड है जिसको हम खेत भी बोलते हैं। ठीक है, ये फार्म लैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को करने के लिए बेसिकली कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। 2 लोग मिलकर यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फार्म में यहाँ पे 4 लोग लगे हुए हैं जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2 लोगों की थी, तो जो एक्स्ट्रा 2 लोग लगे हुए हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। अगर वो कुछ यहाँ पे जनरली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे 2 लोग तब भी ये 2 लोग पूरा कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट 2 लोगों की है, इतना बड़ा फार्म लैंड है नहीं। तो अगर यहाँ पे 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं तो इनकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है, वो है ही नहीं। इसलिए इसे हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता नहीं है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हमें लग रहा होगा 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनमें से 2 की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ही नहीं उन लोगों की। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ये सारे मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम स्टैटिक से काफी अच्छे अच्छे काफी बेसिक बेसिक कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं जो रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन सेशंस में। ठीक है, so this is the option number D. Here is the explanation which you can read. Question number 10th is the head count ratio is a measure used to determine which of the following.
हेड काउंट रेशियो इनमें से किसको मेजर करता है? द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन अ गिवन पॉपुलेशन, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एन इकोनॉमी, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन अ पॉपुलेशन। हेड काउंट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। किसी भी कंट्री में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका अगर कोई परसेंटेज है तो उसे हम बोलेंगे हेड काउंट रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 30% इंडिया में हेड काउंट रेशियो इज 30%, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट 30%, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि 30% लोग इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, सो दिस इज द हेड काउंट रेशियो जो क्या करता है यहाँ पे पॉवर्टी लेवल को यहाँ पे मेजर करता है, परसेंटेज बताता है जो लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि HCR जो हेड काउंट रेशियो 40% है किसी भी कंट्री में, इसका मतलब है कि 40% लोग उस कंट्री में बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। And here is the explanation which you can read. So this is all for this sessions. 10 MCQs हमने कर लिए हैं. Now is the time to discuss the अचीवर्स क्वेश्चन। तो दिस इज द अचीवर क्वेश्चन। जो लोग नए हैं उनको मैं रूल बता दूं, यहाँ पे इसको हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देखना है और नॉर्मल कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। जो लोग इसका सही आंसर देंगे नेक्स्ट सेशन में उनके हम नेम रिफ्लेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद द डिस्कशन की इसका सही आंसर क्या है। सो द क्वेश्चन इज एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। क्या है इसका सही आंसर, वो आपको बताना है नीचे कमेंट करके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन फ्रेंड। आई होप आपको चीजें समझ में आई, आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं बढ़ी। और फ्रेंड्स इन सेशंस का पर्पस यही है कि हम आपको सिंपल क्वेश्चन आंसर नहीं करवाना चाहते, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, ताकि जो फोबिया है, आपने अगर इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहाँ पे हम उस लेवल पर समझाएंगे कि आपको जरूरत ना पड़े कि आप पहले से पढ़कर आए। ठीक है, और आपके मन में जो डर है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स वो दूर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।